बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, मैंने सिसकते हुए कहा जब मेरे जालिम चचा मुझे ज़बरदस्ती एक बूढ़े आदमी को बेच रहे थे क्योंकि मैं यतीम थी और वो मेरी जायदाद हड़प करना चाहते थे। मेरी गैरत ने यह जिल्लत कबूल न की और मैं रात के अंधेरे में उस हवेली से भाग निकली और शहर के कोने में मेहनत मजदूरी करने लगी। वहीं एक नेक दिल औरत ने मेरी बेबसी देखकर तसल्ली दी कि तेरी खुददारी ही एक दिन तेरा मुकद्दर संवारेगी। वक्त बदल गया, मैंने अपनी मेहनत से अपना छोटा सा घर बना लिया। तब वही चचा और उनके बेटे भिखारियों के हाल में मेरे दर पर आए और रोकर माफी मांगने लगे। मैंने खून का रिश्ता समझकर उन्हें माफ किया और अपने घर में पनाह दे दी। पर घर में दाखिल होते ही चचा ने पीछे से दरवाजा बंद किया और अल्लाह की लाठी बेआवाज है, मैंने सिसकते हुए कहा। लेकिन मेरी आवाज उस पुरानी हवेली की ऊंची दीवारों में कहीं दबकर रह गई। मेरी निगाहों के सामने मेरा खूनी रिश्ता खड़ा था, वो खूनी रिश्ता जिसके भरोसे मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मेरे चचा, उनकी आंखों में लालच, माथे पर धोखेबाजी और मकारी की छुरियां और जबान पर झूठी मिठास से भरी शफकत। मेरे लिए खूनी रिश्ते ही दुश्मन बन बैठे थे। चचा आंखों में नफरत लिए मेरे सामने खड़े थे। उनके पीछे खड़ा उनका इकलौता बेटा जो बाप के आयन नक्शे कदम पर चल रहा था, मुझे ऐसे घूर रहा था गोया मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई कीमती नायाब चीज हूं। मैं सुन खड़ी उनके चेहरों की मक्कारी को समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी चचा ने आगे बढ़ते हुए मुझे झिझोड़ते हुए कहा, तुमने अगर मेरी बात ना मानी तो तुम अंजाम की जिम्मेदार खुद होगी। मैं सहमी, घबराई, अपने हाल पर रो रही थी। मैं एक यतीम लड़की थी। बचपन में ही मेरे सर से मेरे माँ बाप के साए उठ गए थे और जब माँ बाप का साया सर से उठ जाता है तो सबसे पहले इंसान को उसके खूनी रिश्ते ही नोचते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही मामला थे। मैं बेसहारा थी, बेबस थी, इसीलिए मेरे अपने रिश्तेदार ही मुझे बर्बाद करने की ठान चुके थे। सिर्फ एक दस्तखत कर दो, उसके बाद तुम आज़ाद होगी और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी सकोगी। चचा ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा। मैं जानती थी कि चचा मुझे झूठी तसल्ली दे रहे हैं। चचा के बेटे ने कागज मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो चुपचाप जैसे अब्बा कहते हैं वैसे ही करती जाओ। मेरे चेहरे से पसीना पानी की बूंदों की तरह टपक रहा था। मुझे यहाँ घुटन हो रही है, ये कहते हुए मैंने अपने कजन के हाथ झटकते हुए अपने कमरे का रुख किया ही था कि चचा ने गुस्से से चीखते हुए कहा, रुक जाओ, खबरदार, तुमने एक कदम भी यहां से हिलाया। चचा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपका अपना खून, आपके भाई की औलाद हूं, क्यों मुझ पर यह जुल्म ढा रहे हैं? बात करते हुए बाजारों कतार रोने लगी थी। चचा मुझे एक बदसूरत और आवारा बूढ़े आदमी के हाथ बेचना चाहते थे। दौलत की लालच ने चचा को अंधा कर दिया था। मैं मुसलसल अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का चेहरा था। बाप की दी गई नसीहत, उनकी कही गई कुछ बातें मेरे जहन में गर्दिश करने लगी थी। मेरे अब्बा हमेशा कहा करते थे, बेटी, जिंदगी में कभी इज्जत पर हर्फ नहीं आने देना चाहिए, उसके लिए तुम्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। एक दफा अगर इज्जत चली जाए तो सब कुछ लुट जाता है, हाथ खाली रह जाते हैं। अब्बा की कही गई बातें मेरे दिमाग में लगातार घूम रही थी। मेरे हाथ मुसलसल कांप रहे थे मगर मुझसे कलम नहीं उठाया जा रहा था। मैं हिम्मत कर रही थी कि कलम उठाकर उन कागजात पर दस्तखत करके अपनी जान छुड़वा लूं, लेकिन मैं जानती थी, बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि चचा उन कागजात पर दस्तखत करवाने के बाद मुझे उस आवारा और बदसूरत बूढ़े के हवाले कर देंगे। चचा मुझसे न सिर्फ अपनी जान छुड़वाना चाहते थे, मेरी जिम्मेदारियों से बचना चाहते थे, बल्कि मेरे वजूद को बेचकर उसकी भी रकम वसूल करना चाहते थे। चचा गुनाह का वो गढ़ा था जिसे कितना ही बढ़ लेते, आखिरकार वो और ज्यादा तलबकार ही रहता। चाहे चचा मेरी सारी जायदाद हड़प कर लेते, मगर मुझे बेचकर रकम हासिल करने की तलब उनके दिल में बाकी रहती। यही सोचते हुए मैंने अपने हाथों को दस्तखत करने से रोका था, क्योंकि मैं जानती थी कि कुछ भी हो जाए, हर तरह से हार मेरी ही होगी। मैं इन कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगी। मैंने घबराते हुए धीमी मगर मजबूत आवाज से कहा था। मेरी बात सुनते ही चचा के चेहरे का रंग बदल गया। यतीम होकर जबान दराजी करती हो? क्या तुम नहीं जानती कि अगर तुमने मेरा कहा ना माना तो तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाएगा? क्या तुम इस अंजाम से बेखबर हो? कहते हुए चचा ने जोरदार थप्पड़ मेरी गाल पर रसीद किया। मेरा सर दरवाजे में जाकर लगा। मुझे शदीद दर्द महसूस हुआ। मैंने खुद को संभालते हुए फिर से अपने अल्फाज दोहराए, चाहे आप कुछ भी कर लें, मेरी जान ले लें, लेकिन मैं कागजात पर दस्तखत हरगिज नहीं करूंगी। चचा ने अपनी बेटी के साथ मिलकर मेरे उस इनकार का तोहफा खूब अच्छी तरह से दिया था। मुझे खूब पीटा गया, ज़हनी टॉर्चर किया गया और एक कमरे में बंद कर दिया। वही कमरा जो कभी मेरी आरामगाह हुआ करता था, आज मेरे लिए कैद खाने से कम नहीं था। चारों तरफ अंधेरा, भूखी प्यासी मैं किसी मदद की तलबगार थी, मगर सिवाय खुदा के मेरी मदद कौन करता। मैं खामोशी से बैठी ये सोच रही थी कि अब मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे। सुबह होने की देर है।
चचा और उनका बेटा मेरा बंदोबस्त कर देंगे। मैं परेशान हाल इन्हीं सोचों में गुम थी कि तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। गौर किया तो मेरी सबसे खास नौकरानी दरवाजे पर खड़ी थी। आंखों में आंसू लिए, हाथ में खाने का थाल लिए वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। रजिया, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। ये लोग बहुत जालिम हैं। ये मेरे खून के रिश्ते मेरे दुश्मन बन बैठे हैं। मैंने रोते हुए रजिया का हाथ थामा था। मैं पूरी तरह से कांप रही थी। रजिया ने खाने का थाल एक साइड पर रखते हुए कहा, देखो, मैं सब जानती हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ कि तुम्हारे चचा और उनके बेटे के इरादे क्या हैं। ये बहुत बुरे लोग हैं। मेरी मानो तो हवेली से भाग जाओ। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे बाप की इज्जत, अगर मैं घर से भाग गई तो लोग बातें करेंगे। सब लोग कहेंगे कि मैं बदकिरदार थी, इसीलिए भाग गई। किसी के पास सोचने का इतना वक्त नहीं होता। अगर तुम यहां से नहीं भागी तो कल तुम्हारी नीलामी सरेआम की जाएगी, और बदनामी से तो बेहतर है कि तुम खुद घर से भाग जाओ और किसी महफूज मकाम पर पहुंचकर अपने बारे में सोचो। जब तक तुम इस कैद खाने में रहोगी तो तुम्हारी सोचें भी बंद रहेंगी। जब तुम इस कैद खाने से, इस जुल्म सितम से दूर जाओगी तो मुझे यकीन है अपने बारे में अच्छा सोच पाओगी। रजिया और मैं मुसलसल गुफ्तगू कर रहे थे कि तभी किसी के कदमों की आहट मुझे सुनाई दी। रजिया ने खाने का थाल रखा और मुझसे ये कहते हुए कमरे से चली गई कि रात के अंधेरे में मैं दरवाजा खोल दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस मदद को तुम रायगा नहीं जाने दोगी। इतना कहते हुए रजिया कमरे से जा चुकी थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मेरी इज्जत भी बच जाए और मैं इन जालिमों के हत्थे भी ना चढ़ूं। मुसलसल सोचों में डूबी हुई मैं ज़ारो क़तार रो रही थी। मैं उस वक्त को पछता रही थी जब मेरे अब्बा ने मेरी जिम्मेदारी मेरे चचा को दी थी। काश अब्बा मेरी जिम्मेदारी मुझे ही सौंप देते। मेरे चचा को मेरी जिम्मेदारी ना देते तो शायद आज मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। रात गहरी हो चुकी थी कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और मुझे हवेली से भागने का मौका मिला। मैं हवेली से भाग तो गई थी, मगर कहाँ जाती कुछ समझ नहीं आ रहा था। शहर बहुत बड़ा था। मैंने खुद को एक छोटी सी बस्ती में छुपा दिया, जहां मैंने मेहनत मजदूरी की और खुद को अपने माजी से दूर कर दिया। मैं भूल चुकी थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मैंने दिन रात मेहनत करके अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा सा घर भी बना लिया था और उस घर में रहने लगी। यूं लगता था जैसे मैंने माजी की तलखियों को भुलाकर जिंदगी की नई मंजिलों को तय करना शुरू कर दिया था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे मेरी किस्मत को मुझ पर तरस आ गया हो। सारे गम भूलकर मैंने नई जिंदगी की शुरुआत की थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरा माजी मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने अपने चचा और उनके बेटे को भिखारी की हालत में देखा, जो मुसलसल मुझे तरसी हुई निगाहों से देख रहे थे। फौरन मुझे देखते ही मेरे कदमों में गिर गए और माफिया मांगने लगे। खुदा के लिए बेटी, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम पर बहुत जुल्म ढाए। देखो हमारी हालत कैसी हो गई। खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो। मैंने खूनी रिश्ता समझते हुए एक दफ़ा फिर उन पर भरोसा किया और माफ़ करते हुए घर के अंदर आने की इजाज़त दे दी। मगर मैं नहीं जानती थी कि ये लोग सिर्फ दिखावे की माफ़ी मांग रहे हैं। असल मकसद तो उनका अभी भी बाकी था। घर के अंदर दाखिल होते ही चचा ने घर का दरवाज़ा बंद किया। चचा का बदला हुआ रंग रूप देखकर मेरा दिल मुट्ठी में आ गया था। ये मंजर देखते हुए मेरे पांव तले से ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि चचा ने, मेरा नाम जीनत है, मैं एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और अम्मा घरेलू खातून। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसीलिए उनकी बहुत लाडली भी थी। अम्मा और अब्बा मुझ पर जान निछावर करते थे। मैं बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक रखती थी। पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी। हमेशा अपनी क्लास में पहला नंबर हासिल करके मैं तरह तरह के इनामात से नवाजी जाती थी। अपने घर की तरह मैं अपने स्कूल की भी रौनक थी। मैं अपने असातिज़ा की सबसे लाडली स्टूडेंट थी। माँ बाप के लाड की वजह से मेरे अंदर बचपना कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था। मैं 7 साल की थी जब मैं अपने अम्मा अब्बा के साथ ही सोया करती थी। अम्मा अक्सर मुझे समझाती कि अब तुम बड़ी होती जा रही हो, अलग कमरे में सोया करो। लेकिन मुझे अपने अब्बा के बगैर नींद ही नहीं आती थी। मैं अपने अब्बा से बहुत मोहब्बत करती थी और अब्बा भी मुझ पर जान निछावर करते थे। मैं अपने अब्बा की जायदाद की इकलौती वारिस थी, इसीलिए ख़ानदान के लिए भी बहुत अहम थी। हर कोई मुझसे मोहब्बत से पेश आता। मेरी फैमिली में मेरे अम्मा और अब्बा के अलावा इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ मैं ही रहती थी। हमारी हवेली गांव की सबसे खूबसूरत और बड़ी हवेली मानी जाती थी, जहां पर सिर्फ मोहब्बतें ही बांटी जाती थी। मोहब्बत का गहवारा था हमारा घर। नौकर चाकर सबके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाता था। मैंने बचपन से ही मोहब्बत बांटना सीखा था। मेरे माँ बाप अपने नौकरों के साथ इतनी शफकत से पेश आते थे कि देखने वाला हैरान रह जाता था। मेरे सौतेले चचा जब भी मिलने के लिए गाँव आते तो अक्सर अब्बा से कहते, भाई आपने नौकरों को बहुत सर चढ़ा रखा है, इन्हें इनकी औकात पर ही रखना चाहिए, बहुत छूट दे रखी है। जब भी चचा कोई ऐसी कड़वी बात करते तो अब्बा और अम्मा मुस्कुरा देते और समझाते कि नहीं,
ये लोग हमारी खिदमत के लिए अपने घर बार छोड़ कर आते हैं, तो जब ये हमारी खिदमत दिलो जान से करते हैं तो फिर ये हक रखते हैं कि हम लोग इनसे मोहब्बत और शफकत से पेश आएं। चचा अम्मा और अब्बा की बातें सुनते तो सर मारने लगते और कहते, पता नहीं आप लोगों ने हवेली में इनको इतनी छूट क्यों दे रखी है। जहां देखो ये दंदनाते फिरते हैं, घर के मामलात में दखल देते हैं। इतना ज्यादा सर नहीं चढ़ाना चाहिए, इन नौकरों को इनकी औकात पर ही रखना चाहिए। मैं जब भी चचा की बातें सुनती तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता। वो मुझसे बड़े थे और मुझसे मोहब्बत भी बहुत करते थे। मैं उन्हें कुछ कह तो नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं चचा की बात को काटते हुए बोल ही देती, चचा आप खुद से निचले दर्जे के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, हालांकि हमें इनसे मोहब्बत और शफकत से पेश आना चाहिए। मेरी बात सुनकर चचा कभी कभी तो मुस्कुराते थे और कभी गुस्सा भी खा जाते और कहते, तुम भी बहुत जबान चलाती हो। जब चचा मेरे साथ इतनी नफरत से पेश आते तो अम्मा को ये बात बिल्कुल भी पसंद ना आती। अम्मा अक्सर अब्बा से कहती, मुझे आपके भाई की कुछ बातें बिल्कुल पसंद नहीं। देखा है आपने कभी? गौर कीजिएगा कैसे जीनत के साथ पेश आता है आपका भाई। अम्मा हमेशा बस ये कहती कि अब अकबर का घर आना कम कर दें। हर रोज मुंह उठाकर घर चला आता है, कभी नौकरों के साथ और कभी जीनत के साथ माथा लगा लेता है। अल्लाह जाने क्यों इतना खड़ूस हो गया है आपका भाई। अम्मा की बातों पर गौर करते हुए एक दिन अब्बा ने चचा से कह ही दिया, देखो अकबर मियाँ, ये मेरा घर है और इस घर में मेरी मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ चलता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम यहाँ आना छोड़ दो, लेकिन खुदा के लिए अपनी जबान में थोड़ी सी मिठास लेकर आओ। तुम्हारी भाभी को तुमसे अक्सर ही गिला रहता है। नौकरों के साथ बदसलूकी से पेश आना कहाँ की अकलमंदी है। और फिर देखो, तुम्हारी एक ही एक भतीजी है जिसे मैंने अपनी हथेली का छाला बनाकर रखा है। तुम कभी कभी उसके साथ भी बहुत सख्ती से पेश आते हो और ये बात तुम्हारी भाभी की बर्दाश्त से बाहर है। वो कई बार तुम्हारे लिए मुझसे गिला कर चुकी है। बेहतर यही है कि तुम अपनी जबान में थोड़ी सी मिठास लाओ। चचा हो तुम जीनत के, शफकत से पेश आया करो। अब्बा की बात सुनते हुए चचा खामोश हो जाते और फौरन कहते, भाई साहब आप परेशान मत हो, मैं बस अपने हालात से बहुत परेशान रहता हूँ, इसीलिए जबान भी कड़वी होती जा रही है। आप तो जानते ही हैं अपनी भाभी की आदतों को। 2 दिन कम पैसे हाथ में पकड़ाऊं तो जान को आ जाती है। मैं तो कहता हूं कि आपने मेरी शादी करवा कर अच्छा ही नहीं किया। ऐसी बीवी से तो बेहतर था कि मैं कंवारे ही बैठा रहता। अम्मा ने चचा की बातें सुनी तो कहने लगी, ये कैसी बातें करते हो अकबर मियाँ, अल्लाह ने तुम्हें चांद सा बेटा दिया है। अब तो घर के लड़ाई झगड़ों को खत्म करो, सुकून से जिंदगी गुजारो। और आसिफा को भी चाहिए कि अपने घर को देखे और अपने बच्चे को देखे। ये रोज रोज के लड़ाई झगड़े कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। इस तरह की बातें तो हवेली में चलती ही रहती थी। आए दिन चचा और चची की लड़ाई होती और अम्मा और अब्बा उनकी सुलह करवाने में लगे रहते। चचा का एक ही बेटा था जो मुझे एक आंख नहीं भाता था। है तो वो मुझसे छोटा, लेकिन नजरें अजीब सी रखता था। मुझे कभी भी हमदान अच्छा ही नहीं लगा था। हमदान मुझसे साल छोटा था और चचा अक्सर अब्बा से मेरी और हमदान के रिश्ते की बात किया करते थे। मैं छोटी थी, इसीलिए अब्बा हमेशा चचा से ये कहकर बात टाल देते कि देखो अकबर, अभी तो जीनत बहुत छोटी है। और फिर मैंने महसूस किया कि जीनत हमदान को पसंद भी नहीं करती। कोई बाउंडिंग नहीं है दोनों की, इसीलिए बचपन में किए गए रिश्ते हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। और फिर हमदान जीनत से साल छोटा है, ये रिश्ता मुमकिन नहीं है। आज अब्बा बहुत परेशान थे क्योंकि चचा ने बार बार हमदान के लिए अब्बा से बात की थी, अब्बा को मनाने की कोशिश की थी। एक तरफ अब्बा की लाडली बेटी यानी मैं थी और दूसरी तरफ अब्बा का इकलौता भतीजा। अब्बा का दिल दोनों के लिए ही धड़कता था। कभी कभार अम्मा से बात करते तो अम्मा फौरन टोक देती, कभी सोचिएगा भी मत, आसिफा तो अपने घर को घर नहीं समझती, मेरी बेटी को बेटी क्या समझेगी। दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े रहते हैं। मैं अपनी इकलौती बेटी को जंजाल पूरे में देकर फंसाना नहीं चाहती। वैसे भी अभी जीनत बहुत छोटी है, जवान होने तक बच्चों के जहन बदल जाते हैं और मैं अपनी बेटी के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं रखना चाहती जिसे लेकर फ्यूचर में उसके लिए कोई मसला पेश आए। अब्बा और अम्मा के मुसलसल इनकार ने चचा को झिझोड़ कर रख दिया था। सामने तो चचा बिल्कुल मुतमईन नजर आते थे, लेकिन न जाने कब उन्होंने अपने दिल में मेरे माँ बाप के लिए और मेरे लिए नफरत बिठा ली थी। मैं गहरी नींद सोई हुई थी जब मेरी अम्मा ने मुझे प्यार करते हुए जगाया, उठो जीनत, जल्दी से उठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने अम्मा की बात सुनी तो अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठी। क्या अम्मा, सुबह सुबह ही जगा दिया है? नाराजगी का इजहार करते हुए मैं अपनी माँ के सीने से लगी थी। देखो कैसे आज भी बच्चों की तरह उठती हो। अब तुम बड़ी हो गई हो, 10 साल उम्र हो चुकी है तुम्हारी। खुद को ठीक करो, अपने अंदर से बचपना खत्म करो। आज हम तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हारा शेल्टर बन जाते हैं, कल को खुदा ना खास्ता हम ना रहे तो इस बेरहम दुनिया का कैसे मुकाबला करोगी? अम्मा आप कैसी बातें करती हैं, सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया। मैंने गुस्से का इजहार करते हुए बिस्तर छोड़ा था। बेटा ये तो हकीकत है, सदा माँ बाप साथ नहीं रहते, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा समझाती हूँ कि अब तुम बड़ी हो रही हो,
अपने अंदर से बचपने को ख़त्म करो और चीज़ों को समझो। खुद को संभालना सीखो। सब काम नौकरों के सर पर मत डाला करो। अम्मा मुझे समझा रही थी और मेरी सबसे करीबी काम वाली ने दरवाज़ा नॉक किया। आ जाओ अंदर, इतना कहते हुए मैंने वॉशरूम का रुख किया था। रज़िया कमरे में दाखिल हुई थी। बीबी जी, आपको और छोटी बीबी को साहब नीचे नाश्ते की टेबल पर बुला रहे हैं। रज़िया अपना पैगाम देते हुए कमरे से जा चुकी थी। मैं वॉशरूम से निकली तो अम्मा ने बताया कि तुम्हारे अब्बा नीचे नाश्ते की टेबल पर इंतज़ार कर रहे हैं। रज़िया यही बताने आई थी, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, हमें तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। मैंने अम्मा से बार बार पूछा, लेकिन मुझे अम्मा कुछ भी बताए बगैर कमरे से जा चुकी थी। मैं जल्दी से फ्रेश हुई और अब्बा की बात सुनने के लिए डाइनिंग टेबल का रुख किया। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कहते हुए मैंने अब्बा के गाल पर प्यार किया और साथ वाली चेयर पर बैठ गई। अब्बा ने मेरे सर पर प्यार देते हुए कहा, देखो जीनत, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और मेरी बेटी, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। मैंने पूरा फोकस करते हुए अब्बा की तरफ देखा और कहा, जी अब्बा बताएं, खैरियत है? तभी अब्बा ने मुझे बताया कि मुझे एक ज़रूरी काम से कारोबार के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जाना है और मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती। ये बात तो तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। मैंने हाँ में सर हिलाते हुए अब्बा की तरफ देखा। अब्बा ने मेरे सर पर प्यार दिया और कहा, देखो, मेरे साथ तुम्हारी अम्मा भी जाना चाहती हैं। मैंने फ़ौरन से अम्मा की तरफ देखा। इससे पहले कि मैं कोई सवाल करती, अम्मा ने फ़ौरन से मुझे बताया कि रात से तुम्हारे अब्बा की हालत काफ़ी ख़राब थी। तुम्हारे अब्बा को माइनर सा अटैक हुआ है, इसीलिए मैं इन्हें बिजनेस के सिलसिले में अकेले तो कभी भी नहीं जाने दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे अब्बा के साथ आउट ऑफ कंट्री जाऊँ। जितने दिन ये बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहें, मैं इनके साथ इनका साया बनकर रहूँ। मैं दोनों की बातों को गौर से सुन रही थी कि तभी अचानक से मेरे जहन में आया कि ये दोनों चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। मैंने पलटकर अम्मा की तरफ देखते हुए कहा, आप भी अगर अब्बा के साथ चली जाएंगी तो मैं अकेली क्या करूंगी। करीब खड़ी रज़िया मुस्कुराई और कहने लगी, छोटी बीबी, आप परेशान मत हो, मालकिन ने मेरी जिम्मेदारी लगा दी है। मैं दिन रात आपके साथ इसी हवेली में रुकूंगी। मेरी रज़िया के साथ बहुत अच्छी बाउंडिंग थी। रज़िया मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो मेरी काम वाली नहीं बल्कि मेरी बहुत अच्छी सहेली भी थी। उसने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा था। अम्मा की गैर मौजूदगी में उसने हमेशा मुझे बड़ी बहन बनकर ही संभाला था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कभी भी अम्मा और अब्बा के बगैर एक पल भी नहीं गुजारा था। अब्बा ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहने लगे, देखो बेटा, परेशान मत हो, एक हफ्ते की बात है। एक हफ्ते में मैं अपना काम कर कर वापस आ जाऊंगा। मैं तो तुम्हारी अम्मा को समझा रहा हूँ कि तुम्हें या तो साथ ले चलते हैं या फिर वो मेरे साथ ना जाए। लेकिन अब्बा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे इम्तहान सर पर हैं और मैं अपनी पढ़ाई को लेकर किस कदर सीरियस हूँ, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। मैं अपने पेपर्स नहीं छोड़ सकती। मेरी बात अभी मुकम्मल ही नहीं हुई थी कि अम्मा फौरन से बोली, यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पर कोई सेक्रीफाइस मत करो। तुम अपनी पढ़ाई की तरफ देखो। मैं और तुम्हारे अब्बा एक हफ्ते में वापस लौट कर आएंगे। तब तक के लिए रज़िया तुम्हारा ख्याल रखेगी और फिर बाकी नौकर भी इधर ही रहेंगे, सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर मैं नहीं जाती तो तुम्हारे अब्बा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। अब्बा की सेहत के आगे तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं नहीं जानती थी कि रात में अब्बा की हालत इतनी खराब हुई थी। मुझे तो यही सुनकर धचका लगा हुआ था। मैंने कभी अब्बा के बगैर रहने का सोचा भी नहीं था। खैर, मैंने हंसी खुशी अम्मा और अब्बा को जाने की इजाज़त दे दी। अब्बा ने जाते जाते चचा की जिम्मेदारी लगा दी कि घर का ख्याल रखें और उनकी गैर मौजूदगी में हवेली का चक्कर लगाते रहें। चचा बज़ाहिर तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन दिल में उनके क्या था ये तो मेरा खुदा ही जानता था। अब्बा के जाने के बाद एक दो दिन चचा मुसलसल घर के चक्कर लगाते रहे और मुझसे बहुत अच्छे तरीके से पेश भी आते थे। एक दिन चची, चचा और हमदान तीनों ही घर तशरीफ ले आए। मैं गहरी नींद सोई हुई थी जब रज़िया ने मुझे आकर जगाया और बताया, तुम्हारी चची, चचा और उनका बेटा तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझे हमदान एक आंख नहीं भाता था। पता नहीं क्यों मुझे उसकी नज़रों में हमेशा ही अजीब सा महसूस होता था। अब्बा के समझाने पर मैं उसे बर्दाश्त तो कर लेती थी। मैं उठी, फ्रेश हुई और रज़िया से कहा, नाश्ते का टाइम है, चचा लोगों के लिए भी नाश्ता बनवा दे। फिर हम सब ने मिलकर डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे नाश्ता किया। मैं नाश्ता कर ही रही थी कि चचा का फ़ोन बजने लगा। जैसे ही चचा ने फ़ोन उठाया तो बात करते हुए मुझे मालूम हुआ कि फ़ोन अब्बा का है, जो चचा से कह रहे थे कि वो आज शाम की फ़्लाइट से घर वापस आ रहे। ये खबर जब चचा ने मुझे बताई तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मेरे अंदर अम्मा और अब्बा से मिलने का जो जज्बा था उसने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं घड़ी की तरफ देखने लगी तो चची ने मुस्कुराते हुए कहा, लो जी, इसने तो अभी से ही घड़ी देखनी शुरू कर दी है। अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, सुबह फजर के वक्त तुम्हारे अम्मा अब्बा हवेली पहुंचेंगे। इतना कहते हुए चची ने चचा की तरफ देखा और कहने लगी, मुझे लगता है कि हमें आज रात यहीं रुक जाना चाहिए। भाई साहब और भाभी से मिलकर ही जाऊंगी मैं तो।
चची की बात सुनते हुए इस दफा मुझे कुछ अजीब नहीं लगा था। मैं खुशी इतनी थी कि मैंने खुशी में चचा से कहा, जी चचा। चची बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, इसी हवेली में मेरे साथ रुकेंगे और अम्मा और अब्बा को हम सब इकट्ठे रिसीव करने जाएंगे। मेरे कहने पर चचा ने भी रुकने की हामी भर ली। मैं बेसब्री से फजर की अजान होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि फजर की नमाज अदा करने के बाद ही हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना था। रात के 3 बजे थे कि एक नंबर से चचा को कॉल आई। कॉल सुनते ही हवेली में कोहराम समझ गया। शोर शराबा सुनते हुए मैं भी अपने कमरे से निकली थी। देखा तो हर आंख अश्कबार थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आधी रात में आखिर हवेली में ऐसा क्या हुआ है जो सब लोग चीखों पुकार करके रो रहे हैं। मुझे अपने सामने पाकर चची ऊंची ऊंची रोने लगी। अल्लाह तुम्हें सब्र दे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। चची की बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैंने घबराते हुए पूछा, सब खैरियत तो है? आप लोग क्यों इस तरह रो रहे हैं? क्या हुआ है? तभी चचा ने मेरे करीब आते हुए कहा, मुझे अफसोस के साथ तुम्हें बताना पड़ रहा है कि वह हवाई जहाज जिसमें तुम्हारे अम्मा अब्बा सफर कर रहे थे, लैंडिंग से पहले किसी फन्नी खराबी की वजह से क्रैश हो गया। सारे पैसेंजर्स मारे गए। तुम्हारे अम्मा अब्बा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। चचा का इतना कहना था कि मेरे पांव तले से जमीन निकल गई और मैं चीख मारते हुए गश खाकर गिर गई। मुझे होश आया तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया था। होश आते ही मैं चीखों पुकार करने लगी, मेरे अम्मा अब्बा, मुझे मेरे अम्मा अब्बा के पास जाना है। मैं उनके बगैर एक लम्हे के लिए भी नहीं जी सकती। जैसे ही मैं होश में आती तो चीखों पुकार करने लगती, रोने लगती तो डॉक्टर मुझे नींद के इंजेक्शन दे देते और सुला देते। मैंने अपने माँ बाप का आखिरी दीदार भी नहीं किया था। किस्मत ने जो मेरे साथ खेल खेला था, उसने मेरी जिंदगी को, मेरे जीने के अंदाज को ही बदल कर रख दिया था। अम्मा अब्बा तो मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। अब मेरी कफालत मेरे चचा ने ले ली थी। चची और चचा मेरे साथ मेरी हवेली में रहने लगे थे। अम्मा अब्बा की यूं अचानक चले जाने का सदमा मेरे दिलो दिमाग पर बुरी तरह से हुआ था। मैं गुमसुम से रहने लगी थी। पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता था। बस हर वक्त मैं अपने माँ बाप को याद करके रोती रहती। इन सब हालात में रजिया ने मेरा बहुत साथ दिया। घर के सारे नौकर मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन रजिया ने मुझे बड़ी बहन, एक माँ की तरह संभाला था। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरे अंदर जीने की उम्मीद और जज्बा ही खत्म हो गया था। हर वक्त मैं अम्मा और अब्बा को याद करके रोती रहती। इन्हीं हालात में जवानी की सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। अम्मा अब्बा को मुझे छोड़कर गए हुए कई साल गुजर गए थे। मैं बहुत संभल चुकी थी, लेकिन दुनियादारी में अब भी बहुत पीछे थी। उनके जाने का सदमा मेरे दिमाग पर बहुत बुरी तरह से असर कर गया था। अब मैं पहले की तरह शोखो चंचल नहीं रहती थी, बस खामोश और गहरी सोचों में डूबी रहती थी। हमदान भी जवान हो चुका था। आज सुबह जब मैं नाश्ते की टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी तो चचा ने मुझसे हमदान के लिए बात करते हुए कहा, अब तुम जवान हो चुकी हो, मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र हो रही है। मैंने और तुम्हारी चची ने यही फैसला किया है कि तुम्हारी और हमदान की शादी करवा दी जाए। घर का रिश्ता है, घर में रह जाएगा। चचा की बात सुनते हुए मैंने हैरान होकर चचा की तरफ देखा और कहा, चचा, मैंने हमदान को कभी भी उस नज़र से नहीं देखा। वो मेरा भाई है और मैंने उसे हमेशा अपना भाई ही माना है। मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ। मेरे इनकार पर चचा के चेहरे का रंग अचानक से बदल गया था। यूं मालूम होता था जैसे बरसों की नफरत उनके चेहरे पर आ गई हो। चचा गुस्से में आते हुए कहने लगे, इस हवेली के फैसले करना अब मेरा काम है। तुम इतने बड़े फैसले नहीं कर सकती। सॉरी चचा, शायद आपको मेरी बात बुरी लगी है, लेकिन ये बात हकीकत है कि अपनी जिंदगी का फैसला करने का मुझे पूरा हक है और मैं हमदान के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। मेरा जवाब आपको तल्ख जरूर लगेगा, लेकिन मैं इस शादी के लिए फिर भी रजामंद नहीं हूँ। ये कहते हुए मैंने नाश्ता टेबल पर छोड़ा और रजिया से कहा कि मेरा नाश्ता मेरे कमरे में पहुंचा दो। बिजनेस की सारी भाग दौड़ हमदान और चचा के हाथ में थी, लेकिन अब्बा की वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद की मैं इकलौती मालिक थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी चचा के दिल में जो मोहब्बत मुझे लेकर उभर रही थी वो दर हकीकत मेरी दौलत के लिए थी। चचा के दिल में लालच पैदा हो चुका था। मेरे बार बार मना करने पर भी जब चचा अपनी जिद से बाज नहीं आए तो मजबूरन मुझे उनसे कहना पड़ा कि मैं अब अपना आप संभालने जितनी हो गई हूँ, अपना कारोबार भी खुद देख सकती हूँ। मेहरबानी फरमाकर अब आप अपने घर जाकर रहना शुरू कर दें। मुझे हवेली में सुकून चाहिए। रोज रोज की किचकिच मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। मेरी बातें तल्ख जरूर होती थी, लेकिन मेरे नज़दीक मेरी बातें ठीक होती थी। इसी लड़ाई झगड़े में चचा और चची घर छोड़कर अपने घर चले गए और हवेली में कुछ सुकून आ गया था कि मेरी जान उन जालिम लोगों से छूट गई है। लेकिन मेरी सोच गलत थी। चचा ने अपनी नफरत को अपने दिल में जिंदा रखा और तरह तरह की प्लानिंग करते रहते, कभी मुझे मनाने के लिए और कभी मेरी जायदाद हथियाने के लिए। जब मैं किसी तरह भी उनके काबू में नहीं आई तो चचा ने मेरे साथ जबरदस्ती वाले मामलात स्टार्ट कर दिए। ये कागजात पकड़ो,
और इस पर साइन करो। चीखते हुए चचा ने कागजात मेरे सामने रखे थे। क्या है इन कागजात में? अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि हमदान आगे बढ़ते हुए बोला, पढ़ लो। तुम्हें कौन सा पढ़ना नहीं आता? जबान तो इतनी चलाती हो। वो नफरत भरी निगाहों से मुझे घूर रहा था। इससे पहले कि मैं कागजात को पढ़ती, मेरे हाथ से कागज खींचते हुए वो कहने लगा, लो मैं ही तुम्हें पढ़कर सुना देता हूं कि इन कागजात में क्या लिखा है। इन कागजात में साफ साफ लिखा है कि सारा बिजनेस, सारी जायदाद, ये हवेली, कारोबार, सब कुछ तुम अपनी मर्जी और खुशी से अब्बा के नाम कर रही हो। हमदान की बात सुनते हुए मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए थे। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। मैंने गुस्से से हमदान की तरफ देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? ये जायदाद मेरे अब्बा की मेहनत से कमाई गई है। मैं किसी सूरत भी ये बिजनेस और जायदाद किसी भी लालची इंसान के हाथों में नहीं दूंगी। ऐ लड़की, कान खोलकर बात सुन लो मेरी बात काटते हुए चचा ने गुस्से से कहा, अगर तुमने इन कागजात पर दस्तखत नहीं किए तो अपने अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तो तुम ये सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। इतना कहते हुए चचा के चेहरे पर सनसनीखेज मुस्कुराहट उभरी थी। मेरी आंखों में आंसू थे कि ये मेरे खून के रिश्ते हैं जिन पर मेरे माँ बाप ने भरोसा करते हुए मुझे इनके हवाले किया था। वो क्या जानते थे कि मेरे चचा जितने ऊपर से अच्छे नजर आते थे, उन्होंने दिल में इतनी ही लालच भर रखी है। मैं ज़ारो कतार रो रही थी और मुसलसल इनकार कर रही थी कि तभी हवेली का दरवाज़ा खुला और घर के अंदर कोई दाखिल हुआ। मैंने नजरें उठाकर देखा तो एक बदसूरत बूढ़ा आदमी मेरी नज़रों के सामने खड़ा हुआ, जो मुझे बहुत ही अजीब और घटिया नज़रों से देख रहा था। उस बदसूरत आवारा आदमी की नज़रों ने मुझे इस तरह से देखा था जैसे मुझे महसूस हुआ कि ये मेरे अंदर तक झांक रहा है। मैं सिमट कर रह गई थी। सब नौकरों को काम से निकाल दिया गया था सिवाय रजिया के। हवेली में कोई नौकर नहीं बचा था। अब मुझे चचा की सारी साजिश समझ आ रही थी। बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए चचा ने कहा, इन कागजात पर दस्तखत करो और इस आदमी के साथ चुपचाप इस हवेली को छोड़कर चली जाओ। हैरान होते हुए मैंने चचा की तरफ देखा और कहा, कौन है ये आदमी और मैं क्यों इसके साथ चली जाऊं? ये मेरा घर है, ये मेरी हवेली है। मैं कभी भी अपना घर, अपनी हवेली छोड़कर किसी के साथ नहीं जाऊंगी, बल्कि आप सब लोग निकलो यहां से। गुस्से से धारते हुए मैं बोली थी। वो बदसूरत मक्कार आदमी मेरी तरफ गंदी नजरों से देख रहा था। मुसलसल अपने होठों पर जबान फेरते हुए वो मुझे घूर रहा था। उसके देखने का अंदाज बहुत ही अजीब था। मुझे उस इंसान से खौफ आ रहा था। वो दरिंदा मुझे हासिल करने के ख्वाब आंखों में लिए मेरे सामने खड़ा था और मैं बेबसी की मूरत बनी सिवाय आंसू बहाने की कुछ और नहीं कर पा रही थी कि तभी हमदान ने क्या कहा लगाते हुए कहा, परेशान मत हो, अब्बा तुम्हें इसके हाथों मुफ्त में नहीं सौंप रहे, बल्कि तुम्हारे वजूद की कीमत यहां से भी वसूल करेंगे। मेरा बाप कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। तुम्हारी सारी जायदाद भी हमारी होगी और तुम्हें भी इस बूढ़े आदमी के हाथों बेच दिया जाएगा। अच्छी कीमत दे रहा है तुम्हारी। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम खूबसूरत हो। अगर कहीं बदसूरत होती तो तुम्हारे तो 4 पैसे भी न मिलते। उफ मेरे खुदा, ये मुझे किस आजमाइश में डाल दिया है। सबके असल चेहरे मेरे सामने आ चुके थे। उनकी बातें सुनते हुए मैंने अपना सर पकड़ लिया था और अपने दिल में अपने परवरदिगार को पुकारने लगी, मेरी मदद फरमा मेरे रब, मैं किन जालिमों के हत्थे चढ़ गई हूँ। ये मेरे खून के रिश्ते मेरे दुश्मन बन चुके हैं। जायदाद की खातिर चचा इस कदर गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी माँ हर वक्त अब्बा से क्यों कहती रहती थी कि अकबर का घर आना जाना मना करें। वो जानती थी कि चचा की आंखों में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, इसीलिए हमेशा मुझे भी चचा से दूर रहने को ही कहती रहती थी। मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे थे। चचा और हमदान मुसलसल मेरे साथ जबरदस्ती करने पर तुले हुए थे। रजिया ने जैसे तैसे करके उनसे कुछ वक्त मांगा कि वो मुझे समझाएगी और मैं उसकी बात जरूर समझ जाऊंगी। मैंने रजिया की तरफ देखा और कहा, क्या तुम भी इनके साथ मिल गई हो? मुझे तुम में से किसी की जरूरत नहीं है, जाओ निकलो यहाँ से। मेरा रवैया देखते हुए चचा और हमदान ने मुझे खूब पीटा। मुझे जिंदगी में कभी किसी ने नहीं मारा था, लेकिन मेरे चचा ने आज मुझे पीटने की कोई हद नहीं छोड़ी थी। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। वही कमरा जो मेरे लिए मेरी आरामगाह हुआ करता था, आज मेरे लिए कैद खाना बना दिया गया था। रात का वक्त था। जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, मैंने रजिया को अपनी तरफ आते हुए देखा तो ज़ारो कतार होने लगी। खुदा के लिए रजिया, मुझे इन जालिमों से बचा लो। ये लोग मुझे उस बूढ़े बदसूरत आदमी के हाथ बेच देंगे, मेरी जायदाद हथिया लेंगे। खुदा के लिए तुम इनका साथ मत देना। मेरी माँ तुम पर बहुत भरोसा करती थी, वो मुझे तुम्हारे हवाले करके गई थी। मेरी मदद करो, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। रजिया ने मुझे प्यार करते हुए कहा, तुम परेशान मत हो। उनके सामने उनकी साइड लेना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं उनके सामने तुम्हारी साइड लेती तो मुझे भी और नौकरों की तरह घर से बाहर निकाल फेंकते और फिर मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं कर सकती थी। रजिया की बात सुनते हुए मैं हैरान परेशान उसका चेहरा देखने लगी। ये क्या कह रही हो? मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी? इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कौन है?
सिवाय तुम्हारे मैं तुम्हें और उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। पागल मत बनो। तुम्हारे चचा ने तुम्हें उस आदमी के हाथ बेच दिया है। कल सुबह होते ही वो तुम्हें नीलाम कर देंगे। तुम्हारी बोली लगाई जाएगी, तुम्हारी इज्जत को तार तार कर दिया जाएगा। फिर क्या करोगी? तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। रजिया ने मेरे सामने उस हकीकत का पर्दा खोल दिया था जिससे मैं अभी तक अनजान थी, या यूं कह लें कि मैं उस हकीकत से वाकिफ होना ही नहीं चाहती थी। रात गहरी हुई तो रजिया की मदद से मैं हवेली से भागने में कामयाब हो गई। हवेली से भागकर मैं एक बस्ती में जा पहुंची जहां मैंने एक घर में पनाह ली। एक नेक दिल खातून जो बहुत अच्छी थी मेरी हालत को देखते हुए मुझसे कहने लगी, क्या बात है बेटी, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। मैं भूख से कांप रही थी। कई दिन हो गए थे मुझे भटकते हुए। मैंने उस खातून से कहा, खुदा के लिए मुझे कुछ खाने को दे दो। इतना कहा ही था कि मैं चक्कर खाकर जमीन पर जा गिरी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैंने खुद को उस खातून की आगोश में पाया था। वो मेरा सर अपनी झोली में लिए मेरे बालों को सहला रही थी। जैसे ही मुझे होश में देखा तो मेरा माथा चूम कर कहने लगी, परेशान मत हो, घबराओ मत, तुम मेरे पास महफूज हो। उठो, पहले कुछ खा पी लो। डॉक्टर का कहना है कि तुम्हें बहुत ज्यादा कमजोरी होने की वजह से चक्कर आया था। काफी दिन से तुमने कुछ खाया नहीं। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं अपनी बेबसी पर सिवाय आंसू बहाने के कुछ और कर भी नहीं सकती थी। मैंने उस नेक खातून से कहा कि आपकी सोच होगी जितना रिस्क मेरे घर में पाया जाता है, लेकिन मेरी किस्मत देखें, मैं एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकती। नेक दिल खातून ने मेरे सर पर प्यार दिया और मेरे आगे तरह तरह के खाने पेश किए। मैंने पेट भर कर खाना खाया। फिर अपनी सारी कहानी मैंने उस नेक खातून औरत को सुनाई। उसने मुझे बताया कि उसकी एक ही बेटी थी जो एक कार एक्सीडेंट में जान से चली गई। इस घर में उस खातून के अलावा और कोई नहीं रहता था और उस खातून ने मुझे अपनी बेटी का दर्जा देते हुए अपने साथ रखने का फैसला किया। मैं उस नेक खातून के साथ रहने लगी, मेहनत मजदूरी करने लगी। उस नेक दिल खातून ने मुझे सिलाई का काम सिखाया। मैं दिन रात उस खातून के साथ सिलाई करती और वो मुझे मेरी मेहनत का मुआवजा अदा करती। मैं अपने माजी को भुला चुकी थी, भूल चुकी थी कि मैं किस खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। मेहनत मजदूरी करना मैंने अपना मकसद बना लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने माजी को याद करूं और खुद को तकलीफ पहुंचाऊं। यही सोचते हुए मैंने सब कुछ भुला दिया था और दिन रात मेहनत करने लगी। अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मैंने एक छोटा सा घर अपनी कमाई से खरीद लिया। नेक खातून के मुझ पर बहुत एहसान थे। मैं मजीद उन पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी। कोई भी रिश्ता सदा साथ नहीं रहता। वो नेक दिल खातून भी एक दिन बीमारी की हालत में मुझे छोड़कर खालिक के हकीकी से जा मिली। मैं फिर से यतीम हो गई थी। उस खातून का हाथ मेरे सर से उठ गया था, लेकिन उसकी की गई मेरे साथ नेकियां मुझे जीने का सहारा दे गई थी। मैं दिन रात सिलाई करके अपने घर का गुजर बसर करने लगी थी। बस्ती के लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, मेरे साथ बहुत शफकत से पेश आते थे। एक दिन अचानक मैं घर के कामों में मसरूफ थकी हारी अभी बैठी ही थी कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक ने मेरा दिल दहला कर रख दिया था। घबराते हुए जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मेरी आंखों के सामने कोई और नहीं बल्कि मेरे चचा और उनका बेटा खड़े थे। उनकी हालत किसी भिखारी से कम न थी। वो ज़ारा क़तार रोने लगे, मुझे देखते हुए मेरे पांव में गिर गए और मुझसे अपने किए गए जुल्म की माफ़ी मांगने लगे। मेरा दिल पसीज कर रह गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरा माजी मेरी आंखों के सामने मुझे खौफजदा करने के लिए खड़ा था। मैं बेबस थी। उनकी हालत पर मुझे तरस आ रहा था। मुझे महसूस हुआ जैसे उन्हें अपने किए गए जुल्म का एहसास हो गया, इसीलिए मुझसे ये लगातार माफ़ी मांग रहे हैं। मेरा दिल नरम पड़ गया और मैंने उन्हें माफ़ करके घर के अंदर आने को कहा। जैसे ही चचा और उनके बेटे हमदान ने घर में कदम रखा तो चचा ने पीछे से घर का दरवाज़ा लॉक करते हुए मेरी तरफ देखा। चचा के चेहरे पर मक्कारी की हंसी थी। ये देखते हुए मैं घबरा गई और लरसती हुई आवाज़ में पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? तभी चचा ने चीखते हुए मुझसे कहा, तुम क्या समझती थी कि तुम हमारे साथ ऐसा करोगी और हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे? तुम घर से भागकर क्या समझती थी कि तुम अब आज़ाद हो गई हो? क्या समझती थी कि हम इतनी आसानी से पीछा छोड़ देंगे? अरे बेवकूफ़ लड़की, तुम तो सोने की वो चिड़िया हो जिसे चाह कर भी कोई छोड़ नहीं सकता। तुम्हारा बेवकूफ़ बाप सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर गया है। 1 रुपया भी हम अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते। अच्छी खासी जिंदगी को तुमने भिखारी बनाकर छोड़ दिया है और खुद यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी हो। चचा की तल्ख बातें मेरे दिल को जख्मी कर रही थी। तभी चचा का बेटा आगे बढ़ते हुए कहने लगा, देखो जीनत, अगर तुमने अब्बा की बात ना मानी तो तुम सोच भी नहीं सकती कि हम लोग तुम्हारा क्या हशर करेंगे। ये कागज़ पकड़ो और इस पर दस्तखत करो। मैंने कागज़ को झटकते हुए कहा, मैं कभी भी इन कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगी और तुम लोगों की साजिश को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। तुम लोग जो चाहते हो मैं ये नहीं करूंगी। मेरे मुसलसल इनकार पर चचा और हमदान ने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा था। करना तो तुम्हें होगा क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे बचने का कोई हल नहीं है।
उन कागजात पर दस्तखत करो और जो जिंदगी तुम जी रही हो यही जीती रहो। हवेली और सारा कारोबार हमारे हवाले कर दो। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें छोड़ देंगे, फिर तुम अपनी मर्जी से जिंदगी जी लेना। मैं जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आज भी अकेले नहीं आए थे। कुछ देर के बाद चचा ने दरवाजा खोला और किसी को अंदर बुलाते हुए क्या कहा लगाया। मेरे पांव तले से जमीन ही निकल गई थी। वो बूढ़ा आदमी जिससे चचा पैसे लेकर खा चुके थे, वो भी मेरी आंखों के सामने खड़ा था। आज मुझे उसने एक दिल खातून की दी गई तसल्ली याद आ रही थी, जो कहा करती थी, तेरी खुददारी ही एक दिन तेरी किस्मत बदलेगी। ये वो अल्फाज थे जो मुझे हमेशा हिम्मत देते थे, इस जालिम दुनिया से मुकाबला करने की, अपने हक के लिए लड़ने की। मैंने अब डरना छोड़ दिया था। अंजाम चाहे कुछ भी होता, मैं कभी भी चचा को उनके गलत इरादों में कामयाब नहीं होने दे सकती थी। चलो शाबाश, जिद छोड़ो और इन कागजात पर दस्तखत करो। चचा ने फिर से मुझे झिझोड़ते हुए कहा। इस बार मैं पूरी हिम्मत के साथ सामने आई थी। कभी भी नहीं, मैं तुम लोगों के आगे नहीं झुकूंगी, मैंने चचा को धक्का देते हुए कहा था। कैसे नहीं करोगी नवाबजादी? हमदान मेरा बाजू मरोड़ते हुए बोला था। बूढ़ा आदमी भी सब तमाशा देख रहा था। अचानक से उसने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। चचा बूढ़े आदमी के हाथ में बंदूक देखकर डर गए। तभी वो अपने चेहरे से नकाब उतारते हुए बोला, आई एम एस एच ओ कमाल अजमल, IMSHO अकमल जमाल शाह फ्रॉम पंजाब पुलिस। सब के सब हैरान थे कि ये बाजी कैसे पलट गई। कुछ ही देर में मेरे घर का दरवाजा खुला और पुलिस की भारी नफरी घर के अंदर दाखिल हुई। कमाल जमाल शाह नाम है मेरा। मुझसे आज तक कोई गुनहगार भाग नहीं सका। घबराओ मत, अब तुम महफूज हो। मैं सकते में थी। कुछ देर पहले चचा जिस आदमी के हाथ मुझे बेचना चाहते थे, वो पुलिस एहलकार था। मेरी नजरें फटी की फटी रह गई जब मुझे चचा और हमदान की सारी हकीकत मालूम हुई। लड़कियां बेचना उनका पेशा था। न जाने कितनी बेगुनाह लड़कियों के साथ ये लोग जुल्म कर चुके थे। ऑफिसर ने मुझे बताया कि इस गिरोह की उन्हें कब से तलाश थी। आज आपकी वजह से मैं इस मिशन में कामयाब हुआ हूं। मैंने आगे बढ़ते हुए अपने चचा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, अब सारी जिंदगी जेल में सड़ना और सोचना कि क्या हासिल हुआ तुम लोगों को। लालच करने वाला एक न एक दिन अपने अंजाम को जरूर पहुंचता है। चचा और हमदान को सख्त सजा सुनाई गई। मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया और अपनी हवेली में वापस चली गई, जहां रजिया ने बड़ी बहन बनकर मेरा रिश्ता एक बहुत अच्छे इंसान से किया। आज मैं अपने घर में इज्जत की जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं अपने शौहर आरहम और अपने बेटे गुलजार के साथ बहुत खुश हूँ। मगर कभी कभी माजी की तल्ख यादें मुझे आ घेरती हैं, लेकिन मैं घबराती नहीं। अपने रब को याद करती हूँ और उसका शुक्र कसरत से बजा लाती हूँ, जिसने मुझे जालिमों की शर से महफूज रखा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।